देखिए क्या होता है, अगर ये सारे टर्म्स कंसेक्यूटिव होते तो हमें जल्दी समझ में आ जाता है, बट इसमें क्या है, दो जीपी एक साथ दे दी गई है। अगर आप 2/5 क्यूब, जो टू जिनके न्यूमरेटर में 2 है उनको एक साथ कलेक्ट करो, एक ये कलेक्ट कर दो एक साथ, और जिनके न्यूमरेटर में 3 है उनको एक साथ कलेक्ट कर दो। 3/5 स्क्वायर, 3/5 की पावर 4, 3/5 की पावर 6 एंड सो ऑन। तो ये एक अलग जीपी आ गई, और ये एक अलग जीपी आ गई। इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 2/5, और कॉमन रेशियो 1/5 स्क्वायर। इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 3/5 स्क्वायर, और कॉमन रेशियो 1/5 स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई कर दो, इसका सम कितना आ गया, 2/5 अपॉन 1 - 1/25, और इसका सम कितना आ जाएगा, 3/25 अपॉन 1 - 1/25। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 × 5/24, और इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 3/24। दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर 13/24 आ जाता है। समझ में आया? तो इसमें यस। हमने क्या किया, इवन और ऑड प्लेस के हिसाब से दो जीपी सेपरेट कर दी। एक जीपी ऑड प्लेसेस के टर्म्स को लेके कर दी, और एक जीपी इवन प्लेसेस को टर्म के कर दी। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि an जो है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अगर हम इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ध्यान से देखें, 16, 4, 1 एंड सो ऑन, तो इसका फर्स्ट टर्म 16 है और इसका कॉमन रेशियो 1/4 है। तो अगर हम इसका सारा टर्म्स लिखें, तो मान लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स अगर हम लिखना चाह रहे हैं, तो ए, फिर ए इंटू आर, फिर ए इंटू आर स्क्वायर से लेके ए इंटू आर की पावर n-1 आएगा। तो ए हर टर्म में आएगा, तो टोटल n टाइम्स, यानी ए की पावर n, और आर में सारी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक, n-1 तक। तो अब ये माइनस टर्म वन। तो ए की पावर n आएगा, और आर के पावर में जब इस सम करेंगे तो टोटल टर्म्स कितने, n-1/2, 2a प्लस n-2 इंटू 1। तो यही सम जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए की पावर n, आर की पावर n इंटू n-1/2। ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, pn की पावर 1/n चाहिए। pn की पावर में क्या चाहिए हमें, यहाँ पे pn की पावर 1/n चाहिए। तो जैसे ही pn की पावर 1/n करोगे, तो a की पावर n, r की पावर n इंटू n-1/2, इस पूरे की पावर 1/n करेंगे, तो ये a इंटू आर की पावर n-1/2 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अगर हम इसको और ध्यान से देखें, तो ये लिखा हुआ है a/r की पावर हाफ इंटू आर की पावर n। तो बेसिकली a/√r, ठीक है ना, और इंटू आर की पावर n है। ये pn आ गया। अच्छा, ए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है हमें, 16। आर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1/4। तो ए को 16 रख दो और आर को रख दो 1/4, इसका रूट कर दो, और यहाँ आर मतलब कॉमन ले लो। 1/4, तो 1/4 की पावर n कर दो। तो ये वैल्यू आ गई 32 इंटू 1/4 की पावर n, ये 1/2 आएगा। अब इसी में सिग्मा लगा दो, n = 1 से लेके इनफाइनाइट, 32 इंटू 1/4 की पावर n। अब जब वेरी कराओगे तो 32 इंटू 1/4, फिर अगला टर्म क्या आएगा, 32 इंटू 1/4 स्क्वायर, ऐसे करके इनफाइनाइट जीपी जाएगी। इसका सम निकाल दो। तो 32/4 इज द फर्स्ट टर्म, 1 - 1/4 इज द कॉमन रेशियो। तो यही सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, 8 अपॉन, यहाँ गड़बड़ किया है ना, यहाँ पे पावर n/2 हाँ आएगा, ये सर। पावर n/2 आएगा, ये पावर n/2 आएगा, ये पावर n/2 आएगा, तो ये 1/2 बन जाएगा। सही है ना? तो ये 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n, 1/2 का स्क्वायर, तो 32/2 और साथ में 1/2 आएगा। अब सही कैलकुलेशन हो जाएगा। अब क्या आएगा ये,
ये बनेगा 16 और एक 1/2 और आएगा, आंसर 32। 32 आ जाता है। तरीका समझ में आया कि नहीं सबको? गुड। अगला अगला मतलब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एपी के जो टर्म्स हैं 6, 9, 15 टर्म्स ऑफ एन एपी फॉर कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन जीपी विद नॉन जीरो कॉमन रेशियो क्यू, देन क्यू की वैल्यू पूछी गई है। मतलब एपी का फिफ्थ टर्म क्या है? T1, सही है। एपी का नाइन्थ टर्म क्या है? T2। और एपी का 16th टर्म क्या है? थ्री। क्या है भाई? T3 थ्री। एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि T1, T2, T3 ये सारे टर्म्स किस में है भाई? जीपी में है। तो जो जीपी का कॉमन रेशियो कितना होगा? विथ कॉमन रेशियो क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? T2/T1 होगी। इसी की वैल्यू हम T3/T2 बोल सकते हैं। अच्छा, क्या हम इसी को T3 - T2/T2 - T1 बोल सकते हैं? बताओ मुझे। ये तो आपने पढ़ा है ना। हम ये जानते हैं कि अगर A/B = C/D होता है तो यही रेशियो A+C/B+D होता है। यही रेशियो A-C/B-D होता है। ये पता है नहीं सबको? रेशियो की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर A/B C/D के बराबर है तो यही रेशियो A+C/B+D के भी बराबर होता है। यही रेशियो A-C/B-D के भी बराबर होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। व्हाट इज T3? T16 - T9 डिवाइडेड बाई T9 - T5। और एपी में तो आपको पता होता है टर्म्स के बीच का डिफरेंस किसके बराबर होता है? 16 - 9/9 - 5। तो यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगा? 16 - 9 इज 7/4। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 7/4। 26 में क्या है कि 10 टर्म्स आपको दिए हुए हैं, AR ये दिखने से सारे टर्म जीपी में है। इनका सम दिया हुआ है, इनके रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं इन सारे टर्म्स का सम निकालूं तो क्या वो AR × 1 - R⁻10 आएगा? क्योंकि फर्स्ट टर्म AR है। अच्छा, अगर मैं इन सबको रेसिप्रोकल कर दूं तो 1/AR, 1/AR², 1/AR³ से लेके 1/AR⁻10 हो जाएगा। अब जो रेसिप्रोकल का सम होगा उसके हिसाब से फर्स्ट टर्म चेंज होके 1/AR हो जाएगा, और जो कॉमन रेशियो पहले R चल रहा था अब 1/R हो जाएगा। तो इन सारे टर्म्स का सम हम RN कह देते हैं, रेसिप्रोकल का सम। तो वो 1/AR 1 - 1/R⁻n अपॉन 1 - 1/R हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये आएगा R⁻n - 1 डिवाइडेड बाई R-1 इंटू R⁻n। ठीक है ना? ये आपका RN आ गया, रेसिप्रोकल का सम। अच्छा, प्रोडक्ट सारे टर्म्स का अगर हम प्रोडक्ट करें तो यानी कि A × AR × AR² से लेके AR⁻n - 1 आएगा। सॉरी, सबका प्रोडक्ट करना है मुझे। अच्छा, n की वैल्यू तो इस क्वेश्चन में 10 दे ही रखी है ना, तो ये 10 ले लो। ये R⁻10 और यहाँ भी ये 10 आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो प्रोडक्ट हमें करना है वो सारे टर्म्स का प्रोडक्ट करना है, और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? AR से। तो AR से लेके हमें AR⁻10 का प्रोडक्ट करना है। तो ये A⁻10 आएगा और R⁻1 + 2 से लेके 10 तक का सम आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? A⁻10 R⁻10 इंटू 11, तो 55 आ जाएगा सर। देखो, 10 इंटू 11/2। सही आ गया। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से कि सम ऑफ टर्म दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ आर टर्म पूछा गया है। इसका मतलब हमें एस एन की वैल्यू दे रखी है, तो हमें
1 माइनस आर की पावर 10 अपॉन 1 माइनस आर दे रखा है 18। हमें प्रोडक्ट रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है, यानी हमें आर की पावर 10 माइनस वन अपॉन ए आर माइनस वन इंटू आर की पावर 10, इसकी वैल्यू दे रखी 6। हम इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड। जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे तो इससे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 11 दैट इज इक्वल टू 3। इसी में अगर हम पावर क्या दे दें, 5 कर दें, तो ए स्क्वायर आर की पावर 11 की पावर 5 इक्वल टू 3 की पावर 5 हो जाएगा। यही बन जाएगा ए की पावर 10 आर की पावर 55 दैट इज 3 की पावर 5। और यही वैल्यू हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट। तो आंसर 3 की पावर 5 आ जाएगा। 3 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया, कितना हो गया भाई? 729 243 343 हो गया मेरे हिसाब से। 340 240 सर 2 सब पहले मतलब किसी नंबर से पहले वाले का जैसे सबका n प्रोडक्ट। फैक्टोरियल का मन, अगर n एक नेचुरल नंबर हो तो इसका मन होता है प्रोडक्ट ऑफ n कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। जैसे अगर n फैक्टोरियल के बारे में पूछा जाए तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू से लेके 2 इंटू वन तक का प्रोडक्ट होता है। समझ गए कि नहीं? तो इसके हिसाब से अगर मैं n फैक्टोरियल को देखूं तो इसको मैं n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आती है? n को मैं n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि n माइनस वन फैक्टोरियल मतलब n माइनस वन से आगे का प्रोडक्ट। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसके बाद जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, जबकि ये सब सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है, इसलिए जीरो फैक्टोरियल को अलग से डिफाइन किया गया। ठीक है, बस ये दो रिजल्ट होते हैं। अब आइए क्वेश्चन में वापस। क्वेश्चन में कह रहा है कि n फैक्टोरियल, फिर 3 इंटू एन फैक्टोरियल और n प्लस वन फैक्टोरियल, ये तीनों टर्म किस में दिए हुए हैं भाई? जीपी में दिए हुए हैं। तो इसका मतलब 3 इंटू एन फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस वन फैक्टोरियल बाई 3 इंटू एन फैक्टोरियल। ये बराबर होंगे, यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल होगा। अच्छा, इससे अगर मैं n प्लस वन बाहर करूँ तो ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, और 3 इंटू एन फैक्टोरियल होगा तो n फैक्टोरियल से फिर से n फैक्टोरियल कैंसिल, यानी n प्लस वन इक्वल टू 9 होगा, तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी। अच्छा, एक बार n आ गया तो बाकी एनालिसिस तो आप कर ही लोगे। अब आपसे पूछा गया n फैक्टोरियल 5 इंटू एन फैक्टोरियल एंड n प्लस वन फैक्टोरियल किस में है? तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8। तो 8 उठा के रख दो, तो 8 फैक्टोरियल, 5 इंटू एट फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एट फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू एट फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू एट फैक्टोरियल। लिख सकते हैं कि नहीं? अब मुझे सोच के जवाब देना। 159 आर इन एपी, तो अगर हम एपी में 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दें तो भी सीक्वेंस किस में रहेगा? एपी एपी तो इसका मतलब जो हमें टर्म्स पूछे गए वो किस में है? एपी एपी तो 29 में एफ के बारे में आपसे कहा गया और एफ फंक्शन आपको दे दिया गया, तो बच्चा सोच के बताना। एफ को हम 2x प्लस वन लिखते हैं, तो एफ ऑफ 2x को हम क्या लिखेंगे? हो गया, रिस्टार्ट करना है। तो हम एफ ऑफ 2x को क्या लिखेंगे? 4x प्लस वन। ऐसे ही एफ ऑफ 4x plus 1 क्या लिखेंगे? 8x 8x प्लस वन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे जरा सोच के जवाब दीजिएगा, 248 किस में होगा? जीपी में। अगर जीपी में कुछ GP मल्टीप्लाई करोगे तो किस में रहेगा? ईपी GP में जीपी में रहेगा कि नहीं? yes
अच्छा नहीं नहीं, एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, जबकि ये टर्म जीपी में है। यानी कि 2x+1, 4x+1 एंड 8x+1, ये जीपी में है, ये है क्वेश्चन ना। तो इसका मतलब 4x+1 अपॉन 2x+1 इक्वल टू 8x+1 अपॉन 4x+1, क्या यही होगा? बोलिए। यस यस यहाँ से क्या आएगा? 4x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x+1 इंटू 2x+1, तो ये आएगा 16x² प्लस 1 प्लस 8x, और ये आएगा 16x² प्लस 10x प्लस 1। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 0, 1 x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितना आ गया? 1। कितना आ गया भाई? 1। x इक्वल टू 0, तो आंसर तो इसका क्या आ गया? कांस्टेंट एक ही बन जाएगी ना। 0। सर फिर टर्म्स तो सारे इक्वल हो। यस अच्छा यस ये तो सर। आ गया, बट क्वेश्चन में ये गिवन है कि अनइक्वल नंबर चाहिए, है ना। अच्छा जब आप x को 0 लेकर चलोगे तो fx, f(2x) और f(4x) इक्वल हो जाएंगे, है ना। सही है। और v हमें चाहिए क्या? अनइक्वल नंबर चाहिए। तो नंबर ऑफ रियल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? 0। 0। ठीक। तो इसका आंसर 1 नहीं, क्या होगा? सी। ठीक। 0 चलिए, यही इस क्वेश्चन में एक ट्रिक थी। 32 में कह रहा है कि द सम ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 14। ठीक है। 1 इज एडेड टू ईच टर्म्स, सेकेंड टर्म 1 एडेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड, and one subtracted third term. Then the renewing terms are in arithmetic progression. Then find the lowest of original term. अच्छा इसमें क्या हमें टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो उस तरह के एजम्पशन को लेने का कोई फायदा नहीं। तो हम क्या कहते हैं? ए आर स्क्वायर मान लेते हैं 3 टर्म्स। ठीक है। इन जीपी तीनों का सम दिया हुआ है, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर इज 14। ये पहली इक्वेशन हो के साइड हो गई। अब कह रहा है कि पहले वाले टर्म में 1 ऐड कर दें, सेकेंड वाले टर्म में भी 1 ऐड कर दें, और थर्ड वाले टर्म में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये तीनों टर्म किस में आ जाते हैं? एपी में। तो यानी कि ए आर प्लस 1 माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए आर प्लस 1 आ जाएगा। यानी कि ए आर माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा? ये ए आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 2। क्या है? मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? बोलो भाई। यस तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या बना पाएंगे? ए आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए इक्वल टू 2। तो ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू 2। और पहली इक्वेशन क्या है? ए 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 14। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू 7 आ जाएगा। क्या ये बात दिख रही है सबको? बोलो भाई। यहाँ से आएगा यस 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, यानी 6r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए भाई, सही लिखा है क्या मैंने? यस 6r स्क्वायर प्लस 6 ए आर स्क्वायर माइनस ए आर और प्लस ए। सही है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2r-1 एंड r-2। तो r की वैल्यू या तो 2 होगी या हाफ होगी। सही है। अब अगर मैं r को क्या लेके चलता हूँ? अच्छा r2 अगर लोगे तो a कितना आ जाएगा? सेकंड वाली इक्वेशन में ही रख देते हैं।
या फर्स्ट में रख दो। तो a इंटू 4 प्लस सेकंड 2 प्लस 1 इक्वल टू 14। a की वैल्यू भी 2 आ जाती है। और अगर r को हाफ ले लो तो a कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो a शायद 4 आ जाता है। देखिए जरा, सही लिख रहा हूँ मैं, 8 आ जाएगा। कितना आ रहा है, 8। तो टर्म्स की वैल्यू क्या लोगे, 2, 4 एंड 8, 8 टर्म्स। तो लोएस्ट टर्म कितना हो गया, 2। चलिए 33 क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके पास टोटल 4n प्लस 1 टर्म्स हैं। तो हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हैं, 4n प्लस 1 टर्म्स है, सॉरी। हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हैं भाई, 4n प्लस 1 टर्म्स हैं। चलो, अब कह रहा है स्टार्टिंग से लेके जो 2n प्लस 1 टर्म्स हैं, स्टार्टिंग से लेके 2n प्लस 1 टर्म्स तक, वो किसमें है, एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। अच्छा, इसके बाद लास्ट के जो 2n प्लस 1 टर्म्स हैं, वो किसमें है, जीपी में, जिसका कॉमन रेशियो है हाफ। ये है। तो टोटल 4n प्लस 1 टर्म्स है, तो इसका मतलब जो इसका पहला टर्म होगा और जो इसका आखिरी टर्म होगा वो कॉमन होगा। बोलिए भाई। तो जो इसमें मिडिल टर्म होगा वो यही वाला होगा, इसी को हम मिडिल टर्म कह देंगे। हाँ या ना, बोलिए भाई। मिडिल टर्म क्या होगा, एपी का लास्ट टर्म होगा और जीपी का फर्स्ट टर्म होगा। क्या ये बात सब लोग समझ गए, बोलिए भाई। मतलब इसके लिए ऐसे समझ लो कि अगर आपके पास, मतलब अगर हम मिडिल टर्म की ही बात कर दें, तो मिडिल टर्म दो सिचुएशन में होती है। अगर आपके पास इवन टर्म्स हैं, मतलब 2n, तो दो मिडिल टर्म होते हैं, 2 मिडिल टर्म्स। ठीक है, कौन कौन से, टी 2n/2 प्लस 1, मतलब tn एंड tn प्लस 1। अच्छा, अगर आपके पास ऑड टर्म्स हैं, मतलब 2n प्लस 1, तो एक मिडिल टर्म होता है। और वो कौन सा होता है, tn प्लस 1। ये हमेशा ध्यान रखिएगा थ्योरी में। कभी भी आपके पास मिडिल टर्म की बात आ जाए, टर्म्स दिए हो, तो हमेशा यही रिजल्ट लगाया जाता है। इसको एकदम आंख बंद करके सेट कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। कहीं भी आपको मिडिल टर्म अगर यूज करना हो तो इसको हमेशा ऐसे ही यूज करते हैं। समझ में आ गया। अगर इवन टर्म्स है तो दो मिडिल टर्म होंगे। सही है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, आपके पास 20 टर्म्स हैं, तो मिडिल में क्या क्या होगा, बोलो। जैसे 10 मैं एंड आपसे 11। कहूँ 20 टर्म्स हैं, तो एक तो इसका हाफ हो जाएगा यानी t10, और एक t11, ये दोनों मिडिल में हो। सही है। 9 टर्म इससे पहले, 9 टर्म इसके बाद। अगर आपके पास 23 टर्म्स हैं, तो 23 प्लस 1 24/2, तो t12 मिडिल में होगा। tn+1, मतलब भाई 2n+1/2। समझ गए कि नहीं भाई। यस सर। अगर आपके पास इवन टर्म्स हैं तो tn और tn+1 मिडिल में होंगे। सही है। और अगर ऑड टर्म्स हैं तो tn+1 मिडिल में होगा। अगर इसको समझ गए ना कि नहीं, बोलिए भाई। मतलब अगर टोटल टर्म्स 2n है तो मिडिल में n और n+1 होंगे, यानी इसका हाफ कर देंगे। तो 20 का हाफ 10, तो 11 एंड 12 सॉरी 10 और 11 आ गए। 2n+1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे और बाई 2 कर देंगे। समझ में आया। तो 23+1/2 यानी 12 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं भाई, बोलो। यस यस। यस तो अब यही आओ, टोटल टर्म्स 4n+1 थे, 4n+1 मतलब ऑड, तो मिडिल में क्या आ जाएगा, tn+1 टर्म आएगा, वही मिडिल में हो गया।
अब आपसे पूछा गया है मिडिल टर्म ऑफ एपी एंड जीपी आर इक्वल। अच्छा, एपी का मिडिल टर्म और जीपी का मिडिल टर्म इक्वल है। ओके, तो आपको मिडिल टर्म बताना है। अब इसमें देखो, मान लेते हैं मिडिल टर्म की वैल्यू जो है वो ए है। तो आप मुझे जरा ध्यान से बताओ, स्टार्टिंग से लेके जो 2n+1 टर्म्स हैं उसमें ये लास्ट वाला टर्म ए है। अगर हम ऐसे चलें तो उसका कॉमन डिफरेंस -2 होगा, और ये सारे टर्म्स किस में होंगे? टोटल 2n+1 टर्म्स होंगे कि नहीं होंगे? और वो भी किस में होंगे? एपी में। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा? बोलो भाई, अभी तो बताया। अगर टोटल टर्म्स 2n+1 है तो मिडिल में tn+1 होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो यार। अच्छा, Yes, sir. मिडिल का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग और एंड से सेम डिस्टेंस पे होता है। अरे बोलो। तो मिडिल के लिए अगर हम ए से स्टार्ट करें तो इसको हम a+n+1 -1 × d लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो यार। तो क्या हम इसको a+n × -2 यानी a-2n लिख सकते हैं? जल्दी जवाब दो। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं यहीं से बात करता जीपी की तो ये टर्म ए होता, और ये जीपी में सारे टर्म होते विथ कॉमन रेशियो हाफ। टोटल कितने टर्म्स होते हैं ये? 2n+1, वो भी किस में? जीपी में। तो अब इसका मिडिल टर्म क्या होता? बोलो जल्दी। वो भी Tn+1. tn+1 ही होता। तो उसको क्या लिखते हैं? ए आर की पावर n+1 - 1। तो क्या ये a/2 की पावर n आ जाता है? और दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल। a-2n = a/2 की पावर n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a2 की पावर n -n × 2 की पावर n+1 = a। कॉमन कर लो। a कितना आ गया? n × 2 की पावर n+1 अपॉन 2 की पावर n-1। है कोई ऑप्शन? नहीं, a n × 2 की पावर n-1 × 2 की पावर n-1। समझ में आया तरीका कि नहीं आया? बताओ। है जिसकी साइड जीपी में दी हुई है, तो मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा। सही है, उसकी साइड जीपी में है। तो अगर हम आर को 1 से बड़ा ले लें तो ये ए हो गई, ये ए आर हो गई, और सबसे बड़ी साइड ए आर स्क्वायर हो जाएगी। ये तीनों साइड जीपी में हो गई, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर, आर की पावर 4 आएगा ना, ये ए आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो आर की पावर 4 = 1 + आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर का स्क्वायर -r स्क्वायर +1 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू शायद आ जाती है √5 + 1/2, या √5 माइनस, वो तो निगेटिव ले नहीं पाएंगे, तो आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? √5 + 1/2। ये तो समझ में आ रहा होगा सबको? सही है ना? अब हमसे क्या पूछा गया? टेंजेंट ऑफ टू एक्यूट एंगल। तो अगर ये राइट एंगल होगा तो एक ये भी एक्यूट होगा, एक ये भी एक्यूट होगा। दोनों का tan पूछा गया है। तो ये तो आपने पढ़ा है ना, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस। तो या तो tan थीटा AR/R होगा, मतलब R लिख दो, या फिर tan अल्फा अगर आपसे पूछा जाए तो वो A/AR होगा, मतलब 1/R होगा। तो या तो आंसर R होगा या 1/R। तो R तो आपने निकाला ही है, तो वो √5 + 1/2 हो जाएगा। और अगर हम tan अल्फा को देखें तो 1/R होगा, यानी इसी का रिवर्स लिख देंगे तो 2/√5 + 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 5 - 1 आ जाएगा। तो इसी को हम √5 - 1/2 भी बोल सकते हैं। तो आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, सर AR/R तो सर A होगा ना? सर वो AR/A होगा।
tan थीटा वाली। अच्छा ए आर बाई ए होगा, ठीक। ठीक है, मतलब ए आर स्क्वायर से लेके ए आर की पावर n माइनस वन, n टर्म्स इन ए पी। तो जरा सम बोलो मुझे। तो ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होता है। अच्छा, अगर मैं सारे टर्म्स का प्रोडक्ट करूं तो इंटू ए आर स्क्वायर, ये भी आज की क्लास में आपने एक क्वेश्चन में सॉल्व किया है। तो ये प्रोडक्ट क्या आता है, ए की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू n माइनस वन बाई टू। याद आया कि नहीं भाई? यस यस ये आ गया क्या, प्रोडक्ट आया ना ये। और अगर मैं रेसिप्रोकल का सम बोलूं तो आर मतलब वही वन बाई ए आर से लेके वन बाई ए आर की पावर n माइनस वन। तो इसमें पहला टर्म वन बाई ए हो जाएगा, और जो कॉमन रेशियो है वो आर की जगह क्या हो जाएगा, वन बाई आर हो जाएगा ना कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो हो जाएगा वन बाई आर, और ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई आर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर की पावर n माइनस वन अपॉन ए आर की पावर n माइनस वन। ये आ गया, दिख रहा है सबको? देख लो भाई। अब हमें क्या चाहिए, पी स्क्वायर आर की पावर n अपॉन एस की पावर n चाहिए। तो पी स्क्वायर मतलब ए की पावर टू एन आर की पावर n इंटू एन माइनस वन। अच्छा, आर की पावर n मतलब आर की पावर n माइनस वन की पावर n अपॉन ए की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू एन माइनस वन। और एस की पावर n मतलब ए की पावर n आर की पावर n माइनस वन की पावर n इंटू आर माइनस वन की पावर n। क्या ये बात मेरी समझ पा रहे हो सब लोग? अब देखिए सारे टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये रेशियो क्या आ गया, वन। इसका मतलब ये रेशियो किसके बराबर है, वन इज टू वन के। सर समझ गए? पहले स्टेप में आपने एपी में क्यों किया है? नहीं नहीं, वो जीपी होंगे बेटा, वो गलत लिख दिया। टर्म्स तो जीपी में दिए ना, वो कैसे सोच रहे हो? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि के कंसेक्यूटिव टर्म्स हैविंग वैल्यू के, ये ना, के कंसेक्यूटिव टर्म्स हैविंग वैल्यू के इक्वल टू वन टू फोर एट। अच्छा, उनकी वैल्यू वही वाला सेम टर्म आ जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टी वन की वैल्यू वन है, टी वन प्लस टू की वैल्यू टू होगी, टी वन प्लस टू प्लस फोर की वैल्यू आखिरी बार कितनी होगी, फोर। टी वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट की वैल्यू लास्ट बार एट होगी। तो इसी हिसाब से अगर मैं चलूँ तो टी वन प्लस टू स्क्वायर से लेके टू की पावर एन की वैल्यू लास्ट बार टू की पावर एन होगी, यानी टी टू की पावर एन माइनस वन इज टू की पावर वन लास्ट टाइम। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने समझा? बोलिए, ये यस कॉन्सेप्ट सबको यस क्लियर? सर। क्या बस यही था? अब हमें 1025 तक जाना है, तो अब n की वैल्यू वेरी कराते हैं। तो n की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं तो टी टू की पावर n माइनस वन लास्ट बार टू की पावर 10 होगा। इसका मतलब 1023 टर्म जो है वो लास्ट बार टू की पावर 10 होगा। अगर हम n की वैल्यू 11 रखते हैं तो टी टू की पावर 11 माइनस वन टू की पावर 11 होगा। इसका मतलब जो टी 2047 होगा वो लास्ट बार टू की पावर 11 होगा। और इसी के बीच में 1025 टर्म आएगा कि नहीं, तो वो किसके बराबर होगा, टू की पावर 11 के। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताए भाई। 39 में क्या कह रहा है भाई कि कंसीडर अ इनफाइनाइट, पहले तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसके बाद उसका फर्स्ट टर्म है कॉमन रेशियो आर है, सम जो है वो 4 दिया हुआ है, और सेकेंड टर्म मतलब ए आर, और सम मतलब ए अपॉन वन माइनस आर।
ये 4 दिया हुआ, 2 इक्वेशन है, इन्हीं को सिंप्लीफाई करना है। बोलिए, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 3/4r, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 4 × 1 - r, दोनों को बराबर कर दो। तो 4 × 1 - r इज इक्वल टू 3/4r। तो 16r × 1 - r इक्वल टू 3। तो 16r - 16r स्क्वायर इक्वल टू 3। तो 16r स्क्वायर - 16r + 3 इक्वल टू 0। बोलिए भाई, तो 16r स्क्वायर - 12r - 4r + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, बोलो। यहाँ से अरे r की 1/4 वैल्यू 1/4 एंड 3/4। 3/4 इनफाइनाइट में तो दोनों लिए जा सकते हैं ना, r को 1/4 और 3/4 दोनों ले सकते हो। 1/4 दे के आंसर दिया हुआ है, तो अगर हम r को 1/4 ले लें तो a कितना आ जाएगा 3, और अगर हम r को 3/4 ले लें तो a कितना आ जाएगा, बोलिए 1। तो ये दोनों आंसर पॉसिबल है, सही है ना ये, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी में r 0 से 1 के बीच में है और दोनों r 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं। अब आपको कौन सा आंसर दिया हुआ है, डी। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था, दोनों इक्वेशन आराम से दी हुई थी। क्यों नहीं, ये बताओ। मैं अगर आप पहली जीपी को ध्यान से देखोगे तो क्या है, cos स्क्वायर फाई 1 + cos स्क्वायर फाई + cos की पावर 4 फाई एंड सो ऑन। तो इसका सम 1/1 - cos स्क्वायर फाई आएगा। ऐसे अगर आप y को देखोगे तो 1 + sin स्क्वायर फाई sin स्क्वायर 2 यानी पावर 4 फाई एंड सो ऑन दिया हुआ है। तो क्या y का सम 1/1 - sin स्क्वायर फाई आ जाएगा। ऐसे अगर आप z को ध्यान से देखोगे तो 1 + cos फाई sin फाई का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर का, फिर अगला टर्म क्या होगा cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर फाई का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो z की वैल्यू 1/1 - cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर फाई। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखे होंगे, बोलो भाई। तो आपको ये तो पता है ना कि sin स्क्वायर फाई + cos स्क्वायर फाई कितना होता है, जल्दी बताओ। 1। ये तो सबको पता होगा। तो इसके हिसाब से ये आ जाएगा 1/sin स्क्वायर फाई, और इसके हिसाब से ये आ जाएगा 1/cos स्क्वायर फाई। तो यहाँ से sin स्क्वायर फाई की वैल्यू 1/x आएगी, यहाँ से cos स्क्वायर फाई की वैल्यू 1/y आएगी। और आपको पता है कि sin स्क्वायर फाई + cos स्क्वायर फाई कितना होता है 1। तो 1/x + 1/y 1 होगा। तो क्या हम x + y को xy ले सकते हैं, बोलिए, ये समझ गए कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है उसको उठा के यहाँ रख, तो z की वैल्यू क्या आएगी x और y के टर्म में 1/1 - 1/xy। एलसीएम ले लो, तो z इज इक्वल टू xy/xy - 1। तो यहाँ से xyz, यहाँ से क्या आएगा xyz - z इज इक्वल टू xy। तो xyz इज इक्वल टू xy + z, और x और y को क्या लिख सकते हो x + y, तो +z। ये आ गया, दोनों आंसर हैं, यानी कि इसके 2 आंसर दिए होंगे फिर तो, बी और सी। समझ गए कि नहीं, क्योंकि एक्स वाई को x + y भी लिख सकते हैं ना। सिग्मा साइन में क्या करते हैं, आई की वैल्यू, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 रखोगे, फिर आई की वैल्यू 2 रखोगे, फिर आई की वैल्यू 3 रखोगे, और सारे टर्म्स को आई रखते रखते कहाँ तक n तक रखते जाओगे और सबको ऐड कर दोगे। ये सिग्मा साइन का मतलब होता है, ठीक है। इसके बाद सिग्मा साइन में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, जैसे k × f(i) दिया हुआ है, तो वो हर टर्म में k आता जाएगा, तो पूरे सिग्मा साइन से k क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ।
बोलिए। यस अच्छा, सर। अगर यहीं पे दो टर्म दिए होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, और फिर सिग्मा लगा दोगे दोनों में, तो एक बार आई इसमें लगा के सबको ऐड करोगे, एक बार आई इसमें लगा के सबको ऐड करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक Yes. बार सारे टर्म्स कौन वाले ऐड होंगे? एफ आई वाले। और एक बार सारे टर्म्स कौन से ऐड होंगे? GI. जी आई वाले। तो चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, दोनों में सिग्मा ब्रेक हो जाता है। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सिग्मा को क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। ये सिग्मा का मतलब होता है। आप समझे सिग्मा क्या होता है? Yes. एन की कंजिक्यूटिव वैल्यू वेरी कराते जाते हैं। अब आओ इसमें जरा वापस से, क्या करोगे इसमें? सबसे पहले एन की वैल्यू क्या रखोगे? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे रखते चले जाओगे। आप समझ रहे हो कि नहीं भाई? Yes. अब क्या करोगे? G1 प्लस G2 प्लस G3 13 दिया हुआ है, तो A प्लस ए आर स्क्वायर, इसको आप 13 कह दोगे। फिर G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर प्लस G3 स्क्वायर, ये 91 दिया हुआ है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4, ये 91 दिया हुआ है। तो अब इसमें से हमें ए हटाना है। नहीं समझ रहे हो? तो पहली इक्वेशन के हिसाब से दो का स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 होगा। और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ये 91 होगा। समझ गए? अब क्या हुआ? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट आ गया होगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू 13/7 आ जाता है। यही आ रहा होगा ना? अब एक रिजल्ट होता है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, इसको आप लिखते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। ये यूज करेंगे तो कैलकुलेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे ये यूज करेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 13/7। एक पावर कैंसिल कर देंगे, 7 प्लस 7 आर स्क्वायर इक्वल टू 13 प्लस 13 आर स्क्वायर माइनस 13 आर। बाकी तो सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। 6 आर स्क्वायर माइनस 20 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तो अभी आपने सॉल्व किया था ना, 2 और 1/2। बोलिए। क्योंकि जीपी कैसी है भाई? डिक्रीजिंग है, तो आर को क्या लेंगे? आर को क्या लेंगे भाई? 1/2 लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो, आर की पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर लिख दो, सेम ही तो लिखा हुआ है। बट ये बन गया आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, तो आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, यही फैक्टराइज होके आ जाता है। तो ये कैलकुलेशन रिड्यूस करने वाला छोटा सा एक रिजल्ट है। देख लीजिएगा यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन 3 और 1/3 आएगा, 2 और 1/2 की जगह। ठीक, उसी को आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए।